गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हमारा मोशन चैप्टर प्रीवियसली खत्म हुआ है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सबसे पहला वर्ड है मैटर। अब मैटर को कहेंगे भाई कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मास और स्पेस हो, तो हम उसको कहते हैं मैटर। एनीथिंग, वो भाई जितने भी आसपास आप चीज़ें देख सकते हो, किसी भी अगर मास है, चाहे वो मास कितनी ही क्वांटिटी का हो, चाहे वो मिनिमम क्वांटिटी में ही क्यों ना हो, और स्पेस भी मिनिमम क्वांटिटी में क्यों ना हो, किसी भी चीज़ में अगर मास है और वॉल्यूम है, तो या वॉल्यूम कहो या फिर स्पेस कहो, तो हम कहेंगे उसको मैटर। अब ये मैटर बनते किस चीज़ से है बेटा जी? मैटर बनते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जैसे हम बायो में पढ़ते हैं भाई, सेल से मिलके टिश्यू बनता है, तो ऐसे जो जितने भी हमारे आसपास सब्सटेंस होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग कह सकते हैं, सबसे छोटी इनकी जो यूनिट होती है बेटा जी, वो होती है एटम। एटम आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल और ये एटम जुड़ के आपके बनाते हैं एलिमेंट। एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं कंपाउंड। कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं और वो बनाते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं और वो बनाते हैं मिक्सचर। ठीक है भाई? तो ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स आपके बने किससे होते हैं? ये पार्टिकल्स सबसे छोटी यूनिट होती है इनकी एटम। ठीक है? तो जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं, उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी एटम। एटम से मिलके आपके मॉलिक्यूल बनेंगे। तो जब बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, तो उनसे हमारा मैटर बनते हैं। अब मैटर के बारे में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहेंगे कि मैटर में पार्टिकल से तो बना है, लेकिन उन पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं हैं, वो पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, क्या उनके कैरेक्टर है, उनके बारे में हम थोड़ा सा भी पहले डिस्कस करते हैं। तो भाई मान लीजिए मैटर पार्टिकल से बने हैं, लेकिन उसका कोई एविडेंस है क्या, कोई प्रूफ है? तो ऐसा कोई प्रूफ देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम वाटर के अंदर भाई एक गिलास या फिर एक बीकर के अंदर वाटर ले लेते हैं और उसमें थोड़ी सी इंक डाल देते हैं। इंक हो या फिर एक पोटेशियम परमैंगनेट का हो, पर्पल कलर का। तो आप देखोगे कि थोड़ी सी देर में जो वो इंक हमने डाली थी थोड़ी सी मात्रा में, वो पूरे पानी के अंदर स्प्रेड आउट हो जाएगी, और जहाँ पानी का कलर कलरलेस था, उस थोड़ी सी इंक के साथ वो धीरे धीरे पूरे वाटर को क्या कर देगी, आपकी पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देती है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि भाई जो आपके पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे, वो बहुत छोटे छोटे थे और वो वाटर के अंदर पूरी तरह से स्प्रेड आउट हो गए, मिक्स हो गए, मूव हो गए पूरी तरह से। एक और एग्जांपल है बेटा जी, ब्रोमाइन वेपर। ब्रोमाइन वेपर रेड ब्राउन कलर का होता है, एक तरह से गैसियस फॉर्म होती है। अगर ब्रोमाइन वेपर को हम एयर में मिक्स करेंगे, तो क्या होगा? जो एयर है, एयर मिक्सचर है लेकिन कलरलेस है, तो ब्रोमाइन वेपर एयर में मिक्स होके आपके ब्राउन कलर को कन्वर्ट कर देते हैं, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ दर्शाता है कि जो जो ब्राउन वेपर है, वो आपके कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे। इसके अलावा अब इन दो एक्सपेरिमेंट से एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। शुगर का ले लीजिए। शुगर आप क्या कीजिए, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे उसके अंदर आपके मिक्स हो जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं पूरी तरह से। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जिनकी वजह से हमें पार्टिकल्स के बारे में दो चीज़ें पता लगी। क्या भाई? पहली बात, जितने भी मैटर है वो छोटे, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टीनी होते हैं। दूसरा, पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। हो सकता है किसी में मूवमेंट ज़्यादा हो और हो सकता है किसी पार्टिकल्स में मूवमेंट कम हो। इसी के लिए एक और हमने एग्जांपल किया, पोलन ग्रेन को वाटर के अंदर मिक्स किया। पोलन ग्रेन हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है।
भाई वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, इतने छोटे कि हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, और वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। जब पोलन ग्रेन उनमें डाला गया तो वो इतने हाई मूविंग करते रहते थे कि वो बार बार पोलन ग्रेन से टकरा रहे थे, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन था वो जिगजैग मूवमेंट करने लग गया, कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा। अब इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, एयर में भी एयर के पार्टिकल्स भी बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इसमें आप देखोगे कि एयर में जब वो डस्ट पार्टिकल आप देखते हो भाई, जब सुबह सुबह या फिर दिन में दरवाजे या विंडो के पास वो डस्ट पार्टिकल्स आपके जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली हाई स्पीड में मूव करते रहते हैं, जिससे कि वो डस्ट पार्टिकल के साथ टकराते हैं, और डस्ट पार्टिकल फिर क्या करते हैं, उस फोर्स की वजह से, प्रेशर की वजह से मूव करते हैं जिगजैग की फॉर्म में। तो इस ब्राउनिंग मोशन की वजह से हमने एक और चीज सीखी कि जो भाई पार्टिकल्स हैं भाई बहुत छोटे होते हैं और कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। यही हमने पीछे डिफ्यूजन प्रोसेस से पढ़ा था, और यही हमने ब्राउनिंग मोशन से पढ़ा है। आप कहोगे सर डिफ्यूजन क्या होता है बेटा जी? डिफ्यूजन होता है जब पार्टिकल्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं दूसरे पार्टिकल्स में, यानी कि एक किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स थे और मिक्स होके दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। एग्जांपल, जैसे हमने भाई पानी में इंक मिला दी तो वाटर के पार्टिकल्स इनके पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो गए। एक और एग्जांपल, आप अगरबत्ती जला दीजिए, आप एक जगह पे जो अगरबत्ती जलाओगे उसकी स्मेल जो होगी, उसकी जो फ्रेग्रेंस होगी, वो पूरे कमरे में धीरे 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 आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए थे और लगातार कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से वो पूरे एरिया में स्प्रेड आउट हो गए। तो ये होता है डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इन सारे कंक्लूजन से हमने एक छोटी सी बात पढ़ी कि भाई मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो आइए बात करते हैं पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत 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 छोटे होते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, अब क्या कीजिए कि एक वही पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने वाटर में मिलाया था, धीरे धीरे उस वाटर को डाइल्यूट कीजिए, उसमें पानी मिलाते जाइए। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि भाई जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो थोड़ा सा कलर उसका कम हो जाएगा। आप फिर पानी मिलाओगे, आप मिलाते जाओ और एक्सेस अमाउंट में मिला दो, तो फिर भी आप उस हाई क्वांटिटी वाटर में देखोगे कि आपको छोटे छोटे कहीं ना कहीं वो पर्पल कलर आपको फिर भी नज़र आएगा। तो ये चीज़ दर्शाता है कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत बहुत टाइनी होते हैं, बहुत बहुत छोटे होते हैं। दूसरा है भाई, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब किसी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। इसका एग्जांपल है, बिल्कुल एक सिंपल सा लाइफ एग्जांपल देता हूँ, शुगर एंड वाटर। अगर हम जब शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ, तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो चीनी गायब हो जाती है। तो वो गायब नहीं होती, वो उसी में वाटर के पार्टिकल्स में डिसॉल्व होती है। क्या होता है उसमें? जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं बेटा जी, वो बहुत बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में स्पेस भी होता है। जब हम शुगर को या सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो शुगर के जो क्रिस्टल होते हैं वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट कर जहाँ वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वहाँ पे वो फिल हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है, तो वो यहाँ पर आके फिल हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है। दूसरी बात भाई, एक और चीज, जब हम शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो उसकी वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वॉल्यूम उतनी की उतनी रहती है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ जाती है, क्योंकि जो शुगर मिक्स हुई थी वो तो सिर्फ और सिर्फ उसके वाटर के जो पार्टिकल्स में स्पेस था वहाँ पे वो फिल हुई थी। ठीक है। तीसरा है भाई, वो पार्टिकल्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं।
अब इसका एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि मान लीजिए आप एक परफ्यूम को स्प्रे कीजिए अपने आसपास, तो धीरे धीरे देखोगे उस परफ्यूम की जो फ्रेगनेंस होगी वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहे, दूर तक चलते। या फिर एक अगरबत्ती का देख लीजिए। इसके अलावा जब आप कभी घर में देखते हो भाई कोई अच्छी सी स्वादिष्ट खाना आपके घर में बनता है, तो किचन से आपको उसकी स्मेल या उसकी प्लीजेंट स्मेल आपको बहुत दूर तक आ जाती है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न होता है वहाँ पे, और जो भी वो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते करते एक दूर डायरेक्शन तक, दूर तक वो ट्रेवल करते हैं। लास्ट है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही डिसाइड करता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ आपके पास वो सॉलिड बनाएगी, लिक्विड बनाएगी या गैस बनाएगी। जैसे एक सॉलिड है, ये मार्कर है। अब ये मार्कर पार्टिकल्स इसके बहुत क्लोजली है, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, इसीलिए ये एक ठोस बन गया, सॉलिड बन गया। अगर इनमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता, ये थोड़े दूर दूर होते, तो इनमें स्पेस बढ़ जाता, जिससे कि ये लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। अगर इनमें पार्टिकल्स और ज़्यादा होता, पार्टिकल्स में स्पेस और होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता, तो वो गैस बन जाते हैं। अब कहोगे सर ठीक है, अब चौक लीजिए, एक तरफ आप चौक लीजिए और एक तरफ आप एक वुडन पीस लीजिए। आप चौक को इजीली ब्रेक कर सकते हो, लेकिन वुडन ब्लॉक को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, दोनों सॉलिड थे, लेकिन चौक के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था एज कम्पेयर टू वुडन पीस। इसके अलावा एक और चीज़ है, आप हवा में अपने हाथों को ऐसे फैलाइए, आप इजीली फैला सकते हैं। क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था पार्टिकल्स के बीच में, और उनके बीच में स्पेस ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमारा जो फोर्स था हाथों का वो इजीली उसमें से निकल गया, और हम इजीली बिना किसी रुकावट के हमने अपने हाथों को एयर के अंदर मूव कर लिया। लेकिन अगर आपके आसपास लकड़ियाँ हो और लकड़ियों में से आपको अपने हाथों को निकालना हो, तो क्या आप निकाल पाओगे? नहीं, आपको बहुत हर्ट होगा। अगर आप लकड़ी आपके पास रखी और आपको ये कहे कि आप इनमें से ऐसे हाथ निकालिए, तो आपको क्या होगा? आपको जैसे आप लकड़ी के कांटेक्ट में आओगे उस पर आपको टकराएगा आपका हाथ और आपको दर्द होगा। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी के पार्टिकल्स थे वो बहुत पास पास थे, और पास पास होने की वजह से उनमें बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमें हर्ट हुआ। अब ऐसे आप पानी में लीजिए, अब पानी में भी हवा में जितनी आसानी से हम अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं, वाटर के अंदर हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर गैस के मुकाबले एज कम्पेयर टू गैस स्पेस कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन हमें मिलता है कि जिस पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा पार्टिकल्स में, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके? आपका स्पेस ऑफ पार्टिकल्स के। तो ये सॉलिड, लिक्विड और जो ये गैस है, ये इसी चीज़ से एक तरह से डिफाइन होती है कि भाई सॉलिड वो कहा जाता है जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं, लिक्विड जिसमें पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो, और गैसियस जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर भागे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो लगातार मूव करते रहते हैं। एक और चीज़ है बेटा, जो सॉलिड रहते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स पास रहते हैं, तो उनके अंदर मूवमेंट क्या होगी? बिल्कुल कम होगी। और सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस पार्टिकल्स में होगी? गैसियस पार्टिकल्स में। क्यों? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो था नहीं, यानी कि उनको एक साथ रखने के लिए कोई चीज़ थी नहीं, तो वो दूर दूर अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ और सिर्फ हमने पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा जानना था और मैटर के बारे में पढ़ा है। अभी हम डिफ्यूज़न के बारे में आगे पढ़ेंगे कि डिफ्यूज़न भाई किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में डिफ्यूज़न की किस मात्रा से होता है, और प्रॉपर सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने फर्स्ट क्लास थी हमारी,
तो आज सिर्फ हमने मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, और जो ये पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है और इनके बीच में स्पेस भी होता है। इन चार कैरेक्टर के आधार पर हमारे सब्सटेंस डिवाइड होते हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बेटा जी मैंने केमिस्ट्री के जो एग्जांपल्स दिए हैं, मैं नोट्स में इनको पूरा ब्रीफली नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ हेडिंग या कुछ इम्पोर्टेंट लाइन ही लिखना चाहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे कोई ब्रीफली नहीं क्वेश्चन आता, 1 to 2 मार्क्स में ही आते हैं। तो बेटर है कि आप इन एक्सपेरिमेंट्स को समझो कि इन एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, और केमिस्ट्री बहुत ईजी है 9th क्लास में, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान से सुनो और कॉन्सेप्ट को समझो और अपने आसपास जो चीज़ें हो रही है इनसे रिलेटेड उनको देखो, आपको खुद पे खुद केमिस्ट्री बहुत इजी नज़र लगने लग जाएगी। ठीक है, थैंक यू।